हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आज एक नया केस 2016 का जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। आज का लेक्चर यूपीएससी आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है और इस कोर्स का जो मकसद है 120 नंबर प्राप्त करना है, जो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। सिनॉप्सिस आईएएस का प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ये सारा केस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2016 जीएस पेपर 4 के केस नंबर 4 की। तो केस ये कहता है कि आप एक यंग एस्पायरिंग और सिंसियर एम्प्लॉय हैं सरकारी विभाग में और यू आर वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू द डायरेक्टर ऑफ योर डिपार्टमेंट। असिस्टेंट टू द डायरेक्टर, समझ रहे, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, असिस्टेंट टू द डायरेक्टर। ठीक है। और आपने अभी नया नया ही रिसेंटली ज्वाइन किया है और इसलिए आपका अभी सीखने का वक्त है। आपके ये जो डायरेक्टर साहब हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, काफ़ी दयालु आदमी है और वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको चीज़ों को किस तरीके से करना चाहिए उसकी सारी चीज़ वो आपको सिखा रहे हैं। डायरेक्टर साहब काफ़ी इंटेलिजेंट और बहुत ही पहुँचे हुए इंसान हैं। काफ़ी उनको नॉलेज है, सारे डिपार्टमेंट के बारे में उनको नॉलेज है और उनका नॉलेज लगता है डायरेक्टर साहब मोदी साहब हैं। एनीवेज, इन इन शॉर्ट, छोटे में कह सकते हैं कि आप अपने बॉस की काफ़ी इज्जत करते हैं और उनसे सीखने के लिए काफ़ी आगे आप देखते हैं कि उनके साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और आपकी जो ट्यूनिंग है अपने बॉस के साथ वो भी काफ़ी अच्छी है और धीरे धीरे ऐसा देखने को मिल रहा है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं। ठीक है। एक बार उनका स्वास्थ्य खराब था तो उन्होंने अपने घर पर आपको बुलाया ताकि कोई इम्पोर्टेंट काम फिनिश किया जा सके। आप उनके घर गए तो जब आपने रिंग बजाई, तो जब आपने बेल बजाई तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। आपने काफ़ी देर तक वहाँ पर वेट किया। फिर आप अपने ऑफिस में, माफ़ कीजिएगा, अपने बॉस के घर पहुँचे, अंदर गए। फिर आपने देखा कि एक औरत के, महिला के रोने की आवाज़ आ रही है। आपने अपने बॉस से पूछा कि भाई ऐसा क्या चल रहा है, तो बॉस ने कुछ रिस्पांस दिया लेकिन उससे आप सहमत नहीं हुए, मतलब कि सेटिस्फाइंग रिस्पांस नहीं था। आपने अगले दिन अपने ऑफिस में जाके अपने जो कलीग्स थे, ठीक है, उनके साथ ये बात शेयर की कि ऐसा ऐसा हुआ। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो डायरेक्टर साहब हैं उनका व्यवहार अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं है। वो अपनी पत्नी की अच्छे से धुलाई करते हैं रोज़। ठीक है। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी कम है और बहुत ही सीधी सादी महिला है। तो साहब को, डायरेक्टर साहब को लगता है कि पता नहीं किसके पल्लू बांध दिया गया है, कैसी जाहिल गंवार औरत के साथ। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में वो उसको दिन रात उसकी धुलाई करते रहते हैं। ऑफिस में तो आपके बॉस अच्छे हैं लेकिन घर पे उनका डोमेस्टिक वायलेंस का सीन है। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में यू आर लेफ्ट विथ फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है। एनालाइज, सारे ऑप्शन को एनालाइज करना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लिखने हैं। ठीक है। पहला कि आप इस मैटर को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये डायरेक्टर साहब का पर्सनल मैटर है। दूसरा कि आप इस मामले को पुलिस अथॉरिटी को जाकर बताएंगे। और तीसरा कि आपको कोई अपना इनोवेटिव अप्रोच देना है इस सिचुएशन को डील करने का। ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं और तीनों के कॉन्सिक्वेंसेस आपको लिखने हैं। एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, इसमें ये नहीं पूछा है कि इसमें से आप कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे और क्यों। ठीक है। ये सवाल नहीं पूछा है, लेकिन कोई भी केस बिना सोल्यूशन के नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा रास्ता चुनने वाले हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी होगी। तो पहली बात तो ये है कि ये तो पहला वाला तो ऑप्शन हम चूज़ करेंगे नहीं कि ये उनका पर्सनल मैटर है इसलिए जाने देंगे, क्योंकि ये तो अनएथिकल हो जाएगा। उस बेचारी महिला की के मानव अधिकारों की रक्षा फिर कौन करेगा। फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आप बताएंगे। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हमें कुछ इनोवेटिव अप्रोच और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताने वाला जो दो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के बीच का हमें कुछ रास्ता चुनना है। उस महिला की तो मदद करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब किस तरीके से करनी है ये हमें अपने इनोवेटिव अप्रोच में आगे लिखना है। ठीक है। अब इनोवेटिव शब्द दे दिया है यहाँ पर। ठीक है। तो आपका जो तरीका होना चाहिए, काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको चीज़ों को सोचना है। ठीक है।
आउट ऑफ द बॉक्स जाके इनोवेटिव तरीके से आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे, स्टेक होल्डर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप पूरे मैटर का जो समरी है पूरे केस का वो लिखेंगे। फिर तीसरा है कि आप एथिकल डिलेमा जो आपको इस केस में देखने को मिल रहा है उसके बारे में आप लिखेंगे, एथिकल डिलेमा क्या है। फिर चौथी चीज़ आप करेंगे कि आप इस पूरे मैटर को इग्नोर, जो ऑप्शन दिया है उसको आपको लिखना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं। फिर जो ऑप्शन पूछा है कि क्या आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को इस मामले की सूचना देंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको लिखने हैं। फिर आपको अपना इनोवेटिव अप्रोच लिखना है, फिर कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से हमारा जो बेसिक पूरा जो फ्लो जाएगा इस तरीके से जाना चाहिए। गेट इट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सारे वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन से हैं इसमें? तो पहला हो गया कि आप खुद, फिर दूसरा हो गया आपके बॉस, तीसरा हो गया आपके बॉस की पत्नी, फिर चौथा हो गया आपका डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, फिर पांचवा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ जो लॉ है, लॉ भी यहाँ पर स्टेक होल्डर होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। लॉ विल बी ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कभी भी स्टेक होल्डर, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल इंसान ही हो तभी वो स्टेक होल्डर होगा, ठीक है। लॉ भी स्टेक होल्डर होता है। फिर जो अगला स्टेक होल्डर होगा डेट विल बी सोसाइटी बाई डिफॉल्ट, बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इस केस का समरी कैसे लिखना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि जितने भी मैं लेक्चर्स आपके साथ शेयर करता हूं तो इसको आप इसका सबसे बेस्ट फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि जब मैं आपको केस पढ़ता हूं, ठीक है, पूरा केस जब आपको समझाता हूं, तो एक बार ये केस पूरा समझ में आने के बाद, ठीक है, ये पूरा केस पढ़ के और समझ लेने के बाद खुद से पहले ट्राई कीजिए। ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ, खुद से पहले ट्राई कीजिए उस केस को करने का, स्टेक होल्डर्स लिखने का, उस केस की समरी लिखने का, उसका अप्रोच लिखने का, ठीक है। अप्रोच पहले लिखिए, फिर स्टेक होल्डर्स लिखिए, उसकी समरी लिखिए, ठीक है। एथिकल इश्यूज लिखिए, पूरे केस को आप खुद से सॉल्व कीजिए, कहने का मतलब ये। फिर उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको, आपने उस केस को कैसे लिखा और मैंने उसको कैसे समझाया, उसमें फिर आप कंपैरिजन कीजिए। जब गलतियां करके आप चीज़ों को सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे और वो दोहराएंगे नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को, इसको मूल मंत्र मान लीजिए, लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स। यू वोंट लर्न until unless you make any mistake. Learn by making mistake, ठीक है। तो फर्स्ट मेक अ मिस्टेक, फर्स्ट मेक अ मिस्टेक, देन लर्न टू रेक्टिफाई इट। ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए इस पूरे कोर्स को। अगर आपको सबसे बेहतर तरीके से इसका फ़ायदा उठाना है तो ये पूरा मूल मंत्र होना चाहिए। तो चलिए अब जिस्ट केस के जिस्ट पे आते हैं। तो दिस केस डील्स विद सिनेरियो जहाँ पर अपरेंटली एक अच्छे बिहेवियर वाले सुपीरियर हैं, ठीक है, apparently well behaved superior of an organization who is indulged in domestic violence, ठीक है। how a junior who come to know regarding this issue should respond is being examined in this case। थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू है इसमें, खैर चलता है, भावनाओं को समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में ये दिखाया गया है कि एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं किसी भी विभाग के, जिनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, प्रोफेशनल जो उनका व्यवहार है काफ़ी अच्छा है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे उनका जो, अपने घर पे उनका जो व्यवहार है वो बुरा है। ऐसे सिचुएशन में एक जूनियर को ये बात अगर पता चलती है तो उस जूनियर को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो इस केस में पूछा है। अब एथिकल इश्यूज लिखेंगे, ठीक है। आपने जब समरी एक बार लिख दी तो एथिकल इश्यूज हमेशा लिखा कीजिए, भले ही एग्जाम में पूछा हो पेपर, क्वेश्चन पेपर में, या नहीं पूछा हो, लेकिन जरूर लिखिए।
तो पहला है एथिकल इशू, कैसम बिटवीन प्रोफेशनल एंड पर्सनल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। कैसम मतलब होता है टकराव, ठीक है, एक रस्साकसी की सिचुएशन, कश्मकश, ठीक है, प्रोफेशनल और पर्सनल बिहेवियर के बीच में कश्मकश की सिचुएशन है। फिर दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ विजिलेंट सिटीजन टुवर्ड्स लॉ, ठीक है, कानून के प्रति एक जागरूक विजिलेंट सिटीजन, एक जागरूक नागरिक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं वो पूछा है। फिर कंपैशन एंड एम्पैथी, AND होना चाहिए, ये व्हाट्सएप वाली भाषा लिख दी मैंने। कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड हैप्पलेस पर्सन, हैप्पलेस मतलब हेल्पलेस, हैप्पलेस, उनके प्रति करुणा और दया और सहानुभूति की भावना की। फिर अगला एथिकल इशू ये है कि शुड अ पर्सन जज अदर पर्सन बाय हिज बिहेवियर विथ हिम और विथ ऑल अदर्स। समझ में आ रही बात? इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें किसी इंसान को कैसे जज करना चाहिए कि वो अच्छा इंसान है, क्या इस बेसिस पे कि उसका व्यवहार मेरे से कैसा है या उसका व्यवहार अमूमन कैसा रहता है बाकी और लोगों के साथ, ठीक है, ये भी एक एथिकल इशू। फिर एक ये भी लिख सकते हैं कि क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को, किसी भी एम्प्लॉय के व्यक्तिगत जीवन में के उसके व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या व्यवहार है, किस तरीके का उसका आचरण है, इसकी जिम्मेदारी भी क्या उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को लेनी चाहिए, ये भी एक एथिकल इशू है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि पहला क्या है, उसके मेरिट और कॉन्सिक्वेंसेस। जस्ट इग्नोर थिंकिंग अबाउट इट एंड बिकम इट्स बिकॉज इट इज हिज पर्सनल मैटर, हिज पर्सनल मैटर, ठीक है। क्या इस मामले को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। अब इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों लिखने हैं और मेरिट के कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं, मेरिट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कहने का मतलब ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हैं तो, ठीक है। और डिमेरिट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इसको कह सकते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो लिख सकते हैं कि आई विल बी एबल टू कीप माई सेल्फ इन गुड बुक ऑफ माई सुपीरियर विच विल हेल्प मी इन माई लर्निंग प्रोसेस एंड करियर एडवांसमेंट, ठीक है। इसके माध्यम से मैं खुद को अपने सुपीरियर की गुड बुक में रख पाऊंगा, जिससे मेरा लर्निंग प्रोसेस और मेरा करियर एडवांसमेंट, ठीक है, मैं अपने करियर में भी प्रोग्रेस करूंगा और मैं बहुत सारा सीखूंगा भी, क्योंकि इस केस में दिया हुआ है कि वो सुपीरियर, वो डायरेक्टर साहब उस एम्प्लॉय की काफ़ी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आप ही वो एम्प्लॉय हैं, आप ही ने नया नया ज्वाइन किया है, आपकी काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। तो पहला तो फ़ायदा ये हो गया कि वो चीज़ें चलती रहेंगी, आपको करियर में इसका फ़ायदा होगा, आपको सीखने को काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। फिर अगर प्राइवेट अफेयर, किसी भी सुपीरियर के या किसी भी एम्प्लॉय के प्राइवेट अफेयर को अगर ऑर्गेनाइजेशन ओवरलुक कर दे तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग में कोई व्यवधान नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से जैसे चल रही थी वैसी चलती रहेगी। इन सब मामले में ऑर्गेनाइजेशन को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर वो बात होगी, जांच बैठेगी तो सुपीरियर हैं, सीनियर हैं, वो डायरेक्टर को फिर केस, पुलिस केस चलेगा, तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो डाउन होगी, कामकाज का तरीके में रुकावट और अड़चने आएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर करने से फ़ायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपना अच्छे से तरीके से, स्मूथ तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई। फिर सुपीरियर के ऊपर क्या फ़ायदा होगा कि सुपीरियर कानून से बच जाएंगे और उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, तो ये हो गया मेरिट, ठीक है। ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। पॉजिटिव चीज़ कैसे लिखनी होती है, मेरिट कैसा लिखना होता है, हर अलग अलग स्टेक होल्डर पे उसका क्या असर पड़ेगा, ठीक है, उस बेसिस पे हम उसके पॉजिटिव्स लिखते हैं। अब नेगेटिव पे क्या लिखेंगे, आपके ऊपर क्या नेगेटिव असर होगा कि किसी के, कहीं पर अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अगर मैं उसको देखकर चुप रह जाऊंगा तो मेरे अंतर आत्मा को वो कचोटेगा, ठीक है। और इससे क्राइसिस ऑफ कंसाइंस की सिचुएशन खड़ी होगी, जिससे मेरे अपने ही निगाहों में मैं स्वयं गिर जाऊंगा, ठीक है।
और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंसान खुद की निगाहों में, ये ऑटोमेटिकली लिख लेंगे, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ खो देंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस, फिर आपका जो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इन वर्क, ये भी खराब हो जाएगी, ये भी गिर जाएगी। आपका करियर, करियर विल बी इन जियोपार्डी, ये भी लिख सकते हैं इसी के साथ ही, कि आप अपनी निगाहों में गिरेंगे तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, सही से काम नहीं कर पाएंगे तो आपका करियर वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। फिर दूसरा लिखेंगे डिमेरिट में, ये लिखेंगे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस में, कि नेगेटिव, इसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे कि प्लेटो का एक कंसेप्ट है यूनिटी ऑफ वर्च्यू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यूनिटी ऑफ वर्च्यू का मतलब है कि एक इंसान या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, ठीक है, इंसान या तो अच्छा है या तो बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में वो अच्छा है, दूसरी सिचुएशन में बुरा है, ठीक है, या अगर इंसान अपने घर वालों के साथ अच्छा है और बाहर वालों के साथ बुरा है, ठीक है, घर वालों के साथ अच्छा है, बाहर वालों के साथ बुरा है, तो वो अच्छा इंसान माना जाएगा, ऐसा नहीं है। या तो इंसान अच्छा होता है तो बुरा होता है। जो इंसान आज बाहर वालों के लिए बुरा है, कल वो घर वालों के लिए भी बुरा हो सकता है। गेटिंग इट? सपोज आपका मान लीजिए कि दोस्त है, आपका दोस्त, आप, बाकी दुनिया उसको गाली देती है कि बहुत बुरा इंसान है, लेकिन आप उसको पसंद करते हैं क्योंकि आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। तो प्लेटो ये कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंसान दुनिया भर में, ठीक है, बुराई कर रहा है, दुनिया सबके साथ बदतमीजी कर रहा है, सबके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, वो आज नहीं तो कल आपके साथ भी जरूर करेगा, ठीक है। सेम वे एम्प्लॉय अगर अपने परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं है, ठीक है, तो कल वो ऑर्गेनाइजेशन में भी वो कुछ ना कुछ बुरा करेगा। या ऑर्गेनाइजेशन वालों के साथ अच्छा नहीं है, परिवार वालों के साथ अच्छा है, तो कल को वो अपने परिवार वालों के साथ भी कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगा, ठीक है। तो इसलिए यूनिटी ऑफ वर्च्यू ये कहती है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके पास सारी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, एक भी बुराई नहीं हो सकती है। एक बुराई भी आपकी सारी अच्छाइयों को कॉम्प्रोमाइज कर देगी। गेटिंग इट? एक बुराई भी अगर आपके अंदर, किसी इंसान के अंदर है, तो उसे अच्छा इंसान नहीं कह सकते। अच्छा इंसान उसी को कहेंगे जिसमें एक भी बुराई ना हो। दिस इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ वर्च्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो साहब हैं, डायरेक्टर साहब, उनके अंदर बुराई तो है, तो डायरेक्टर साहब को अच्छा इंसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, तो ही इज अ बैड पर्सन, ठीक है। तो इसलिए बैड होने की वजह से उनको, उनके एक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर वाइफ के ऊपर क्या बुरा असर होगा कि उसकी बेचारे की जो लात पिटाई चल रही है वो बदस्तूर जारी रहेगी, उसका टॉर्चर बदस्तूर जारी रहेगा, ठीक है। फिर अगर मेरे चुप रहने से मेरे सीनियर के प्रति भी मेरी आस्था पर सवाल उठता है, क्योंकि अगर मैं किसी भी इंसान को पसंद करता हूं तो हमेशा मैं उसको बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा, ना कि मैं उसके बुरे कर्मों को के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाई कीपिंग साइलेंट आई विल बी डूइंग डिससर्विस टू माई सीनियर एज वेल, हु इज हेल्पिंग मी इन माई करियर। Instead, I should help him in dealing with his temperamental and behavioral issues. वहाँ पर डायरेक्टर आपके तो करियर में मदद कर रहा है, लेकिन आप उसकी क्या मदद कर रहे हैं? उसके अंदर कोई बुराई है तो उसको बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते पर लाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही बात? सपोज मान लीजिए कि कोई दूसरा केस होता है जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका दोस्त भी एग्ज़ाम दे रहा है और आपने देखा कि आपका दोस्त चीटिंग कर रहा है एग्ज़ाम में, तो क्या आप चुप रहेंगे? चुप तो नहीं रहेंगे, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ना कि उसके गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब जाके दोस्ती का मतलब क्या होता है, रिश्तों का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने की कोशिश ना करके उसको समझा के सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इसका डिमेरिट है कि मैं
उनके खिलाफ उनको कोई सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा अच्छाई पर लाने के लिए। फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ये मामला आप सुनाएंगे तो उसके मेरिट और कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि मैं कानून के प्रति अपनी आस्था का जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू डिस्पेंस माई ड्यूटी टुवर्ड्स लॉ। फिर अपनी मैं सुपीरियर की वाइफ की मदद कर पाऊंगा, वो रेगुलर हरासमेंट से बच पाएगी क्योंकि कानून आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी तो डायरेक्टर साहब को पकड़ लेगी, डायरेक्टर साहब को पकड़ लेगी तो उनकी वाइफ उनके टॉर्चर से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। फिर तीसरा पॉजिटिव क्या होगा इसका, अगर आप पुलिस को बताते हैं तो तीसरा पॉजिटिव क्या होगा कि हो सकता है कि सज़ा के डर से, ठीक है, सज़ा के डर से हमारे सुपीरियर के व्यवहार में बदलाव आ जाए। पुलिस आएगी, पुलिस के पास जब मामला जाएगा तो डर होगा कि भाई अब मामला हाथ से निकल गया है, कल को पुलिस जेल में डाल देगी, सज़ा हो जाएगी। तो हो सकता है कि सज़ा के माध्यम से फियर ऑफ पनिशमेंट भी एटीट्यूड बदलने में मदद करता है। ठीक है। तो हो सकता है कि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनका व्यवहार बदल जाए। ठीक है, वो अपनी वाइफ को मारना बंद कर दें। डिमेरिट क्या होगा, तो पहली बात तो ये है कि मेरे जो सुपीरियर हैं, जो डायरेक्टर साहब हैं, उनके कोप भाजन, फेस द आयर ऑफ माय सुपीरियर, कोप का भाजन बनना पड़ेगा, उनके गुस्से का मुझे शिकार होना पड़ सकता है। हो सकता है कि मेरी ट्रेनिंग और मेरा जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स है, ठीक है, मेरे करियर प्रॉस्पेक्ट्स में दिक्कत आए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैटर पुलिस में जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है, जो छवि है, वो खराब होगी, मीडिया में बात जाएगी फर्जी में, वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ और मीडिया सेंसेशनलिज्म, जिसको हम येलो पेज जर्नलिज्म भी कहते हैं, येलो पेज जर्नलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समस्या आ सकती है। और एक और चीज लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ इमेज में फर्दर एग्रावेट हिज इल बिहेवियर ऑफ माय सीनियर एंड हिज वाइफ में गेट टू फेस मोर टॉर्चर एंड हरासमेंट। एक बार उनकी इमेज खराब हो गई तो उनको तो फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। तब तो अभी तक घर पे मार रहे थे, अब तो ले जाके चौराहे पर मारना शुरू कर देंगे अपनी बीवी को, क्योंकि इमेज तो उनकी ऑलरेडी खराब हो गई है। एक निहिलिस्ट एटीट्यूड जिसको कहते हैं, निहिलिज्म के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं हल्का फुल्का। किसी इंसान को अगर बार बार चोर कहा जाए तो अगर वो चोर नहीं भी है या थोड़ा बहुत चोर है तो फिर वो पूरा ही पक्का चोर बन जाता है। समझा रही बात, पक्का चोर बन जाता है, क्योंकि उसको लगता है अब तो मेरी इमेज ही ऐसी है तो फिर चोरी करने में, और अब तो वो छाती ठोक के वो चोरी करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं निहिलिज्म। अब आपका इनोवेटिव अप्रोच हमें लिखना है। इनोवेटिव अप्रोच क्या होगा कि मैं पहले अपने सुपीरियर की, सीनियर के प्रोफाइल को और ध्यान से समझने की कोशिश करूंगा, बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ बात करूंगा और अपने डायरेक्टर को और जानने की कोशिश करूंगा, उनके व्यवहार को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके पास्ट को और जानने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं कि उनका इस तरीके का व्यवहार अपनी वाइफ के प्रति क्यों है। हालांकि केस में लिखा हुआ है कि वो कम पढ़ी लिखी है और सीधे स्वभाव की है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने अभी तक कलीग्स ने आपको बताया कि वो पढ़ी लिखी कम है और इस वजह से वो अपनी वाइफ को मारते हैं, हो सकता है कोई और वजह हो। तो ये जानना ज़रूरी है। और हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप किसी को भी, क्योंकि हम आगे ये लिखने जा रहे हैं कि मैं अपने सीनियर को समझाऊंगा बुझाऊंगा कि उस तरीके का व्यवहार ना करे, तो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए पहले उस चीज़ को जानना ज़रूरी है। ठीक है, किसी के भी एटीट्यूड को, किसी के व्यवहार को अगर हमें बदलना है तो उसके व्यवहार को बदलने के लिए, उसके एटीट्यूड को बदलने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम रीज़न जाने कि उसके अंदर इस तरीके का एटीट्यूड आया क्यों है। गेटिंग इट। सपोज मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, और वो बहुत दुखी है, ठीक है, और आप उसको समझाने चले गए, आपको लगा कि यूपीएससी में उसका इस बार इंटरव्यू कॉल नहीं आया, इस वजह से दुखी है, और आप उसको समझाना चालू कर दिया, अरे कोई बात नहीं दोस्त, ऐसा होता है और मेहनत करने सब हो जाएगा। लेकिन पता चला कि वो यूपीएससी में सेलेक्ट ना होने की वजह से दुखी नहीं है, बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, इस वजह से दुखी है। तो आपका सारा परसुएशन और सारा समझाना बुझाना बेकार गया। गेटिंग इट। तो ये सब
किसी को एटीट्यूड अगर हमें समझाना है तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि पहले हम उसको समझें, उस एटीट्यूड के पीछे का जो कारण है उसको समझें। तो पहले हम उसके कारण को समझेंगे, ठीक है, उसका और रिसर्च करेंगे, फिर उनको अपने डायरेक्टर साहब को समझाएंगे ताकि वो अपना व्यवहार बदल दें, ठीक है। फिर चूंकि इनोवेटिव दिया है तो थोड़े नए तरीके भी अपना सकते हैं। आई विल आस्क माई सुपीरियर एंड हिज वाइफ टू गो फॉर आउटिंग विथ मी, ठीक है, मैं उनको कहीं घुमाने फिराने ले जाऊंगा ताकि वो एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ठीक है। फिर हो सकता है कि मैं चाहूँ तो एक पेट भी दे सकता हूँ, अपने बॉस को गिफ्ट कर सकता हूँ एक पेट, कोई छोटा सा पपी या कुछ भी, ठीक है, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। एक तरीके से जो कहते हैं जो जो एक जो शिष्य अपने गुरु को देता है, गुरु दक्षिणा जिसको कहते हैं, गुरु दक्षिणा के माध्यम से, गुरु दक्षिणा के रूप में एक पेट भी दे सकता हूँ। इससे क्या होगा कि उनके घर का जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है जो काफ़ी नेगेटिव हो गया, हो सकता है उसमें पॉजिटिविटी आ जाए। देखिए, इनोवेटिव दिया है तो इस तरीके के नए नए तरीके हम सोच सकते हैं कि पेट गिफ्ट कर दूंगा, इससे उनके घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट आएगा, ठीक है। मैं उनको कहीं घुमाने ले जाऊंगा ताकि वो लोग बाहर जा सके, अपने साथ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ठीक है। फिर मैं उसके साथ साथ अपने बॉस की वाइफ को मदद करूंगा कि वो और थोड़ी बहुत पढ़ाई करे, अपने पर्सनालिटी में बदलाव लाने की कोशिश करे, ठीक है। मैं उनकी पढ़ाई और उनके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें भी उनकी वाइफ की मदद करूंगा, ठीक है। मैं उनकी वाइफ को और मैं सुपीरियर उनकी वाइफ को योगा और मेडिटेशन सेशन में अपने साथ ले जाऊंगा, उससे उनके जो दिमागी शांति और जो बैलेंस ऑफ माइंड है, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस में बदलाव आएगा, ठीक है, उनके इम्पल्सिव बिहेवियर पे कंट्रोल आएगा। तो ये सब कुछ नए जो है नए हथकंडे, नए तरीके अपना सकते हैं। योगा क्लासेस में लेकर जाऊंगा, मैं खुद भी ज्वाइन करूंगा, उनको भी ज्वाइन करवाऊंगा, पेट गिफ्ट करूंगा, घुमाने फिराने ले जाऊंगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा, अपने उनकी वाइफ को थोड़ा सा पढ़ाने लिखाने समझाने की, उनकी पर्सनालिटी बदलने की कोशिश करूंगा। तो ये कुछ इनोवेटिव अप्रोच है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसी कड़ी में लिख देंगे कि सिंस माई बॉस इज अ नाइस पर्सन एट वर्क प्लेस, ही शुड बी गिवन चांस एंड प्रॉपर असिस्टेंस फॉर इम्प्रोवाइजेशन इन हिज प्राइवेट लाइफ। क्योंकि वो अच्छे इंसान है प्रोफेशनल लाइफ में, तो उन्हें थोड़ी मदद जरूर करनी चाहिए प्राइवेट लाइफ में भी सुधरने के लिए। हालांकि अगर उनका व्यवहार नहीं बदलता है, ठीक है, और अपनी बीवी को वो जो मारना पीटना कंटिन्यू रखते हैं, तो मेरे पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बट टू फाइल अ रिटन कंप्लेंट टू लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज एंड स्टैंड विटनेस फॉर द सेम, ठीक है। अगर वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करते हैं, अपने आचरण में बदलाव नहीं करते हैं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा और मैं पुलिस में इस बात को की कंप्लेन करूंगा और मैं खुद उसका गवाह भी बनूंगा ताकि अपने सुपीरियर को मैं सजा दिला सकूं और उनकी पत्नी को न्याय दिला सकूं, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ तक हो गया, केस खत्म। आप कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन कैसे लिखना है? एन अपराइट पर्सन शुड टेक स्टैंड फॉर हिज प्रिंसिपल्स एंड कंसाइंस। एक अच्छे इंसान को, भले इंसान को अपने सिद्धांतों और अपने अंतरात्मा की आवाज़ की सुननी चाहिए और उसके लिए एक स्टैंड लेना ज़रूरी है, ठीक है। हर इंसान की एक इनएलिनेबल राइट है फॉर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। It is my solemn duty to fight for others, human, especially weaker and marginalized section of society. In order to fight social ills, society has to come forward and augment the law and enforcing agencies. Thus, first I will try to bring about attitudinal reorientation in my senior, and if it fails, I will report the matter to police. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कंक्लूजन लिखें तो कुछ चीज़ों का ध्यान दें। Conclusion, things to keep in mind. Things to keep in mind. तो पहला है कि सेंस ऑफ कंप्लीशन, बता देता हूँ फिर से, सेंस ऑफ कंप्लीशन। दूसरा कि आप बता सकें कि विच एक्शन यू हैव टेकन।
ठीक है। तो ये सब थोड़े से चीज़ों का ध्यान रखना होता है। चलिए, ये रहा आज का केस। सिनॉप्सिस IAS डॉट इन, याद रखिएगा डॉट इन के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप GS पेपर 4 का कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो हिंदी इंग्लिश में इसकी PDF आपको मिलेगी। उसके अलावा सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और बहुत ही रीज़नेबल और नॉमिनल प्राइस पर ये है, जो काफ़ी अफोर्डेबल और सबके बजट में होना चाहिए, जैसा कि मेरी उम्मीद है। और इसके अलावा हमारा सिनॉप्सिस IAS का यूट्यूब चैनल भी है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ये था आज का केस। होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, आपको लेक्चर कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। कोई भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, या कोई भी ऐसा चेंज मेरे बोलने का तरीका, एनीथिंग, वॉट एवर यू फील लाइक शेयरिंग, वॉट एवर यू फील लाइक टेलिंग मी, यू कैन डेफिनेटली feel free to tell all your feedback, so that we can make this session more engaging and more fruitful. So thanks for all. Have a nice day. All the best.